हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनिक्स एकेडमी। बच्चे, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई की साइट पे जो सीबीएसई ने 2023-2024 का सैंपल पेपर डाला है बच्चे, क्लास 10 मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताऊंगी जो एग्जाम के टाइम पे आपको ध्यान रखनी होगी। साथ में इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है मैं आपको साथ साथ वो भी बताती जाऊंगी इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो टोटल टाइम मिलेगा बच्चे इस एग्जाम के लिए, वो कितने आवर्स मिलेंगे? 3 आवर्स। टोटल आपको 3 आवर्स मिलेंगे इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। और आपका 80 मार्क्स का टोटल ये एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, प्लस में 20 मार्क्स की आपकी असेसमेंट होगी। तो टोटल आपके कितने मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा बच्चे? 100 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे स्टार्ट करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखी मिलेंगी आपको, उसको ध्यान से पढ़ना है आपने। ठीक है, मैं आपको एक बार के लिए पढ़ा देती हूँ और आपने एग्जाम के टाइम पे भी उनको अच्छे से देख कर जाना है। फर्स्ट वन इज, दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस A, B, C, D, E। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको टोटल 5 सेक्शन मिलेंगे, A, B, C, D, E। हर एक सेक्शन में आपके क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट, सेक्शन ए के अंदर आपके 20 एमसीक्यूज होंगे, कैरिंग 1 मार्क्स ईच। सेक्शन ए के अंदर आपके 20 एमसीक्यूज होंगे और हर एक एमसीक्यू कितने मार्क्स का होगा? आपका 1 मार्क्स का। नेक्स्ट, सेक्शन बी हैज 5 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। बी सेक्शन के अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट, सेक्शन सी हैज 6 क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। सी सेक्शन के अंदर आपको टोटल 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका कितने कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। नेक्स्ट वन इज, सेक्शन डी हैज 4 क्वेश्चन। डी सेक्शन में आपको टोटल बच्चे 4 क्वेश्चन मिलेंगे कैरिंग 5 मार्क्स ईच और हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट, लास्ट जो आपका सेक्शन है, सेक्शन ई, इसके अंदर बच्चे आपको टोटल 3 केस बेस्ड स्टडीज मिलेंगी। ठीक है ना, तो केस स्टडीज आपको इसके अंदर करनी होगी और हर एक केस स्टडी आपकी कितने मार्क्स की होगी? 4 मार्क्स की। ठीक है, और इस आपकी केस स्टडी के अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन भी 1 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन भी 1 मार्क का, तीसरा क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का। टोटल आपके कितने मार्क्स की एक केस स्टडी होगी? 4 मार्क्स की। और ऐसे आपको 3 केस स्टडीज क्या करनी होगी? अटेम्प्ट करनी होगी। नेक्स्ट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। हर एक क्वेश्चन आपका करना कंपल्सरी है बच्चे, बट आपको चॉइस मिलती है। जैसे कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगी? 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी, आप अपनी मर्जी से उन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। सेम एज इट इज 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अंदर भी आपको क्या मिलेगी? एक क्वेश्चन में क्या आपको 2 क्वेश्चंस में क्या मिलेगी? चॉइस मिलेगी। सेम एज इट इज 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपको चॉइस होगी। जहां पर चॉइस होगी आपको, वहां पर बच्चे बीच में और लिखा मिलेगा। या तो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा या नीचे वाला करना होगा, दोनों नहीं करना आपको, नहीं तो ओवर अटेम्प्टेशन के मार्क्स भी आपके डिडक्ट हो सकते हैं। तो आपको उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, ड्रॉ नीट फिगर्स वेर एवर रिक्वायर्ड। जिस क्वेश्चन के अंदर फिगर की नीड होगी आपको नीटली उस फिगर को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर आपको पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो आपको हर जगह 22/7 लेकर ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग। सेक्शन ए हमारा जो है, पहले रीड करते हैं। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। इस सेक्शन के अंदर आपने टोटल 20 एमसीक्यूज करने हैं और हर एक एमसीक्यू का 1 मार्क्स होगा। मतलब आपके टोटल ए सेक्शन में से 20 मार्क्स आपको मिलेंगे बच्चे। ठीक है, तो ध्यान से करना बच्चे, आपके एमसीक्यू के अंदर यूजली मिस्टेक ज्यादा होती है, थोड़ा सा ध्यान से देखकर क्वेश्चन को करना। रीड करो बच्चे पहला क्वेश्चन। If two positive integers a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो आपको क्या बता रहे हैं
कि आपके पास टोटल 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक है ए की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है एक्स वाई क्यूब। ये ए और बी आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और जो एक्स और वाई यहाँ पर नंबर दे रखे हैं वो क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं। देन द रिजल्ट मतलब जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो कैसे निकलेगा, obtained by dividing the product of the positive integers। इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट बाय दी मतलब उसको डिवाइड करना है किससे, एलसीएम ऑफ ए और बी, उन दोनों के एलसीएम से डिवाइड करेंगे। इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट को जब हम उनके एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा। तो देखो बच्चे, आपके 2 नंबर से उनका प्रोडक्ट क्या होगा, पहला नंबर है ए मल्टीप्लाई दूसरा नंबर क्या है बी, बाय में क्या बच्चे इनका एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग साइड पे इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम देखो बच्चे, ए क्या है आपका एक्स कितनी बारी है 3 टाइम्स, तो एक्स इंटू एक्स, वाई कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो वाई इंटू वाई। सेम एज इट इज दूसरा नंबर बी, एक्स कितने टाइम्स है 1 टाइम और वाई कितने टाइम्स है बच्चे आपका 3 टाइम्स 1 2 3। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, एक्स कॉमन 1 टाइम, वाई 1 टाइम, वाई एक और कॉमन है 1 टाइम, बाकी आपके क्या बचे 2, तो आपके एक्स बचे और एक आपका क्या रह गया बच्चे वाई। कम इकट्ठा कर लो इनको, 3 टाइम्स क्या है एक्स तो क्या आ गया एक्स क्यूब, 3 टाइम्स क्या है आपका वाई तो वाई क्यूब। तो देखो अभी यहाँ पर ए कितना है आपका एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बी कितना है एक्स वाई क्यूब, अपॉन में एलसीएम कितना आया इनका एक्स क्यूब वाई क्यूब। जो कट होता है उसको कट कर दो, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास एक तो एक्स और क्या बचा वाई स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका आंसर। अब बिल्कुल ध्यान से अपने क्वेश्चन पेपर में देखो कहां पर आपको इसका आंसर मिल रहा है एक्स वाई स्क्वायर। तो देखो सेकंड वाला क्या है आपका एक्स वाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। इसको आप क्या कर दोगे बच्चे टिक कर दोगे। अब बात आ जाती है इसको आप पेपर में लिखोगे कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप वहां पे क्वेश्चन नंबर डालोगे क्वेश्चन नंबर 1, पहले ऊपर बच्चे अच्छे से लिखना कि ये हमारा क्या है सेक्शन ए है। सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आया है बच्चे आपका बी, और साथ में आंसर लिखोगे कि जो भी उसका आंसर आया, क्या आंसर आया इसका एक्स वाई के। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर कर आना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे, सेकंड क्वेश्चन को रीड करो। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उन्होंने, द गिवन लीनियर पोलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ये जो आपको गिवन पोलिनोमियल है क्या y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसमें इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा, 2 जीरोस होंगी या फिर 1 जीरो होगी और वो जीरो कौन सी होगी 3, या फिर बच्चे 1 जीरो होगी और वो जीरो कौन सी होगी बच्चे आपकी 4, या फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है नो जीरो। अब ध्यान से देखना बच्चे इस चीज को, सेकंड क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या है कि सारा का सारा फंक्शन आपका किसके अंदर है एक्स एक्सिस के अंदर, ठीक है, किसमें है एक्स एक्सिस के अंदर। और हमसे ये पूछ क्या रहे हैं कितनी जीरोस हैं, तो जीरोस क्या होती है बच्चे, जिस एक्सिस की ये बात कर रहे होते हैं उस एक्सिस के ऊपर, ठीक है, जिस भी एक्सिस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो गिवन ये लाइन होती है बच्चे, ये जो लाइन होती है आपकी कितनी बार टच करती है, आपको पता है बच्चे ये आपकी क्या होती है एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो आपको लाइन दे रखी है कितनी बार टच कर रही है और किस पॉइंट पे टच कर रही है, तो देखो बच्चे कहां पे टच कर रही है ये 3 पे, ठीक है ना। इस नंबर पे देखो 0 1 2 3 पे ये टच कर रही है और कितनी बार टच कर रही है लाइन सिर्फ एक बार टच कर रही है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे जितनी बार ये टच कर रही होगी तो वो क्या होगी 1 0, एक बार टच कर रही है तो 1 0, ठीक है।
और वो 0 है कौन सी, किस पॉइंट पे टच कर रही है, 3 पे बच्चे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, सेकंड वन, 1 0, इसकी एक 0 है और वो 0 कौन सी है बच्चे, 3। मतलब आपकी वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर कहां पर टच कर रही है और कितनी बार टच कर रही है। तो एक बार टच कर रही है कौन से पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे। तो सेकंड का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चे, बी। तो इसके अंदर भी आप इस तरीके से डाल के आओगे कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है आपका बी, और साथ आप आंसर लिख कर आओगे 1 0 एंड द 0 इज 3। एक 0 है, वो 0 है कौन सी बच्चे आपकी, 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे आपको। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चे आपका, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से किया है तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ही क्वेश्चन है और थर्ड ही चैप्टर का है। थर्ड क्वेश्चन आपका थर्ड चैप्टर का है बच्चे, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है क्या आपका, the lines representing the given pair of linear equations are non-intersecting। ये जो आपको दो लाइंस दे रखी है, फर्स्ट और ये सेकंड, वो क्या कह रहे हैं, कैसी लाइंस है, नॉन इंटरसेक्टिंग। साफ पता लग रहा है बच्चे कि ये लाइन है और ये लाइन है, आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में ये कैसे है, दोनों पैरेलल है। ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो इन शॉर्ट ये इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहे हैं कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन कौन सी होती है, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके दे दिया, ठीक है, कि आपको कैसी लाइंस दे रखी हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग दे रखी हैं, तो चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। आपको पता है बच्चे कि दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए इक्वेशन क्या होगी बच्चे आपकी, ठीक है। तो बच्चे आ जाओ अपने थर्ड चैप्टर के अंदर। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बच्चे वहां पर आपको एक टेबल बनाकर दिया हुआ है जिसके अंदर आपको बता रखा है इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन कौन सी होती है, कोइंसिडेंट की कौन सी होती है और पैरेलल की कौन सी होती है। तो जो आपकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है बच्चे, वो आपकी कौन सी होती है, a1 अपॉन a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है b1 अपॉन b2 के तो इक्वल होगा, मगर c1 अपॉन c2 के अगर इक्वल नहीं होता तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, पैरेलल लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे इसमें देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है बच्चे आपका, बी वाला, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। प्लीज जब भी आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद जाकर एक बार इस टेबल को देखना। आपसे अभी सैंपल पेपर में तो पैरेलल वाला क्वेश्चन डाल रखा है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में वो इंटरसेक्टिंग के बारे में पूछ ले, ठीक है, आपसे इंटरसेक्टिंग के बारे में पूछ ले, या फिर आपसे किसके बारे में पूछ ले, कोइंसिडेंट के बारे में पूछ ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो पैरेलल के बारे में पूछा गया है बच्चे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को लिखोगे कैसे, ऐसे थर्ड नंबर डालोगे बच्चे और वहां पे लिखोगे थर्ड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका बी, और इक्वेशन लिखोगे साथ में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c। तो इस तरीके से आपके 3 MCQs हो गए बच्चे। बस ध्यान से करना चाहिए आपको हर एक क्वेश्चन को, कुछ भी टफ नहीं है। यूजली ये बोला जाता है कि मैथ का जो स्टैंडर्ड का पेपर होता है वो टफ जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है क्वेश्चंस को, और हर एक क्वेश्चन बहुत इजीली आपका होता जाता है, ठीक है। होता सब कुछ एनसीईआरटी से ही है, थोड़ा सा वैल्यूज को चेंज करके घुमा कर दिया जाता है, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन सेम वही बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन और कौन से चैप्टर से, फोर्थ चैप्टर से ही आपका, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है। जब भी बच्चे आपसे रूट्स का नेचर पूछा जाए, जब भी रूट्स का नेचर पूछा जाए, मतलब आपको वहां पर उनको क्या निकाल के दिखाना है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाना, डिस्क्रिमिनेंट। फोर्थ चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको करवाया हुआ है बच्चे, पहले एक बार देख लो इसके बारे में।
जब भी आपसे कोई नेचर पूछता है, नेचर ऑफ रूट, जो गिवन आपको इक्वेशन दे रखी है उसका नेचर कैसे होता है, तो उसके लिए आपको निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हम निकाल लेंगे। अब आपने बस याद रखना है कि अगर तो डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव वैल्यू आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है, तो नेचर कैसे होगा बच्चे उसका, टू डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। जो आपके दो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है, नेगेटिव के अंदर आती है, तो उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट। अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, तो बच्चे जो उसके दो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो क्या होगा इसका, टू इक्वल रियल रूट्स। तो ये चीज को ध्यान रखना, फोर्थ चैप्टर के अंदर लास्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको ये चीज दे रखी है। अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चे, देखो ध्यान से, 9x माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने का सबसे पहले आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बच्चे क्या करो, इस इक्वेशन को एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू लिख लो। कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या आ रही है 9, बी की वैल्यू क्या आ रही है -6, सी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी -2। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी बचे। ठीक है, नेक्स्ट, माइनस की पावर अगर इवन होती है तो माइनस आपका क्या हो जाता है, खत्म। 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 9 टू जा 18, 18 इंटू 4 72, 72 प्लस 36 इज 108। अब 108 कैसी वैल्यू है, आप खुद देखो, जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो कैसा आया, पॉजिटिव, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया आपका, ग्रेटर देन 0। देखो फर्स्ट क्या है ग्रेटर देन 0 के लिए, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। देखो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बता पाते हो। अब इसका आंसर किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, सी ऑप्शन, और साथ में लिखोगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट जाते हैं बच्चे, लाइन वाइज दे रखे हैं बिल्कुल। फिफ्थ क्वेश्चन एपी का फिफ्थ चैप्टर आपका, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका एपी का फिफ्थ चैप्टर में से बच्चे आपका डाल रखा है। ठीक है, देखो वो क्या बोल रहे हैं, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आपके पास दो एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चे, सेम है। तो हम एक बार के लिए लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एक है आपकी एपी फर्स्ट और एक है आपकी कौन सा, एपी सेकेंड। दो एपी है बच्चे आपके पास। ठीक है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या है, सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज 1। पहली एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, -1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी फर्स्ट एपी क्या लिख लेते हैं, a1, स्मॉल a1 से लिख लेते हैं, कितनी बचे, -1, एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। दूसरी एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, -1, -8। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको कैपिटल ए से लिख लेती हूँ बच्चे, कितनी वैल्यू है उसकी, -8। ठीक है, और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस उन्होंने क्या बोला हुआ है, सेम बोला हुआ है। ठीक है, तो अब निकालने को क्या बोला हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज। इन दोनों एपी की फोर्थ टर्म के अंदर, ठीक है, इन दोनों एपी की फोर्थ टर्म निकालोगे और उनके बीच का क्या बताना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, फर्स्ट एपी और सेकंड एपी दोनों की फोर्थ टर्म निकालनी है और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, दोनों को माइनस करके दिखाना है। ठीक है, तो करते हैं बच्चे।
फोर्थ टर्म क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास ए एन का, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। तो a फोर कितना हो जाएगा, a प्लस थ्री डी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a फोर्थ क्या हो जाएगा, a प्लस में थ्री डी। ठीक है, a यहाँ पे आपका a कैपिटल था, बस ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखो बच्चे आपका ध्यान से, a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है, माइनस वन प्लस में थ्री डी। इसकी वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है, माइनस एट प्लस में थ्री डी। अब जो फोर्थ टर्म दोनों की आई है, इन दोनों के बीच का क्या बताना है, हमने डिफरेंस निकालना है। ठीक है, मतलब ए फोर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी की फोर्थ टर्म माइनस सेकेंड एपी की फोर्थ टर्म करना है। तो कितनी है बच्चे आपकी ए फोर की वैल्यू, माइनस वन प्लस थ्री डी। इसमें से माइनस करनी है ये इक्वेशन, माइनस एट प्लस में थ्री डी। तो करो, माइनस वन प्लस में थ्री डी, माइनस माइनस प्लस एट माइनस थ्री डी, प्लस थ्री डी से माइनस थ्री डी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा आपका, माइनस वन प्लस एट, कितना बचा बच्चे आपके पास, सेवन। तो क्या आंसर आया आपका, सेवन। अब देखो बच्चे आपको फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर सेवन ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, सी पार्ट में। ठीक है, तो सी क्या होगा बच्चे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप इसको लिखोगे कैसे, आपके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो आंसर आया है वो क्या आया है, सी, जो एक्चुअल में है क्या बच्चे, सेवन। तो इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चंस बच्चे कंप्लीट हो गए। ठीक है, क्लियर है बच्चे, यहाँ तक 5 क्वेश्चंस तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बच्चे आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से आपको उस क्वेश्चन के बारे में बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। What is the ratio in which, पहली बात तो आपने क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो वाला आपके पास कौन सा चैप्टर है बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। वो क्या कह रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, 6 क्वेश्चन को। 6 क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक लाइन है, उस लाइन के दो पॉइंट्स हैं बच्चे, एक लाइन है बच्चे, उस लाइन को दो पॉइंट्स ज्वाइन करके बना रहे हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं हम ए, 2 कोमा माइनस थ्री, और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे आपका, बी लेट कर लो, 5 कोमा 6। ठीक है, ये जो है बच्चे, ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, इस लाइन को, ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन को हमने बताना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस क्या होती है आपकी, जहां पर एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वाई क्या होगी, जीरो होगी। तो ये जो पॉइंट है, इस लाइन को कितनी रेशियो के अंदर कट कर रहा है, इधर और इधर कितनी रेशियो में कट कर रहा है। जब भी हमें कभी भी रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमें एक बार के लिए लेट करनी पड़ती है बच्चे, रेशियो कितना, के रेशियो 1। तो हम लेट कर लेंगे कि यहाँ का जो पार्ट है वो कितना है आपका के, और यहाँ का पार्ट कितना है बच्चे आपका वे 1। तो हमेशा आपको रेशियो को क्या है, लेट करके चलना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से बच्चे, रेशियो वाले क्वेश्चन को हमेशा हम लोग करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला मतलब लाइन को जितने हिस्सों में आपकी कोई पॉइंट काटेगा, जितने सेक्शंस में आपका कट करेगा, वो हम सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अब आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, ध्यान से पहले फॉर्मूला देख लेना बच्चे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की, और वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चे, एम वाई टू प्लस में एन वाई वन अपॉन में एम प्लस में। ठीक है, अब ये होते क्या क्या हैं, आप ध्यान से देखना बच्चे, ये एक्स और वाई वो आपके सेंटर के पॉइंट्स हैं, एक्स कोमा जीरो। एम और एन होती है आपकी रेशियो, एम रेशियो एन आपकी कितनी हमने लेट करी थी, के रेशियो 1।
और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको यहाँ पे दे रखे हैं बच्चे, जो आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं ध्यान से देखो आपको। ये फर्स्ट वाला है आपका x1 y1, पहले लिख लेना, और ये सेकंड वाला क्या है आपका x2 और y2। पुट करते हैं बच्चे वैल्यू m की वैल्यू कितनी है k, x2 कितना है 5, प्लस n कितना है आपका 1, मल्टीप्लाई x1 कितना है आपका 2, अपॉन में m प्लस n मतलब k प्लस 1। सेकेंड m k इंटू y2 कितना है 6 प्लस n 1, y1 कितना है आपका -3, अपॉन में m प्लस n k प्लस 1। x, 0 इज इक्वल टू k इंटू 5 5k प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में k प्लस 1, कोमा k इंटू 6 6k प्लस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में k प्लस 1। अब ध्यान से देखो बच्चे, हमने निकालनी क्या है रेशियो निकालने के लिए हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू x वाले के इक्वल रखते हैं हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 0 को y वाली वैल्यू के इक्वल रख लेंगे। 0 इज इक्वल टू 6k माइनस 3 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा बच्चे 0। 6k माइनस 3, 6k माइनस 3 रखकर क्या हो जाएगा बच्चे प्लस का 3, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपॉन में 6 कट करके 1/2, तो आपकी k की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। आपने जो रेशियो माननी थी वो क्या माननी थी k रेशियो 1, k कितना आ गया 1/2 रेशियो 1। तो जो नीचे वाले आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो उधर मल्टीप्लाई में चली जाती है 1/2। तो ये बच्चे आपकी क्या आ गई फाइनल रेशियो आपकी, ठीक है। जो रेशियो क्या होती है आपकी m रेशियो n, वो क्या आ गई आपकी 1/2। तो अब आप अपने आंसर क्वेश्चन पेपर में देखो आपका 1/2 किस में आ रहा है, फर्स्ट ए पार्ट में ही आपका क्या है बच्चे 1/2। तो इस तरीके से आप सेक्शन फॉर्मूला से अपनी रेशियो निकाल सकते हो। और अब बच्चे इसका आंसर कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आंसर आया बच्चे आपका ए, तो आप क्या बोलोगे इसका आंसर क्या है ए, और साथ आगे रेशियो लिख दोगे, कितनी रेशियो आई है आपकी 1/2। हो जाएगा बच्चे यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। थोड़ा सा बच्चे ध्यान रखना कि एग्जाम के टाइम पे, चलो ठीक है अभी तो मैं आपको आराम से करवा रही हूँ कि क्वेश्चन को समझाकर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। एग्जाम के टाइम पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको अपनी कंसंट्रेशन भी रखनी है और साथ के साथ वहां पर ध्यान भी देना है टाइम के ऊपर भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चे, ए पॉइंट एक्स वाई इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम दी ओरिजिन। एक पॉइंट है बच्चे आपका एक्स वाई, वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है बच्चे 5 यूनिट, ठीक है। हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे कितने पॉइंट्स आपके होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो बोल रहे हैं, देखो आपके पास ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये आपका क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। वो बोल रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर की बात कर रहे हैं और किसी क्वाड्रेंट से हमें कोई लेना नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है 5 पे। ये आपका ओरिजिन, ओरिजिन से मान लो 5 मीटर आपका यहाँ पर है, तो इस पॉइंट के यहाँ पर इस जगह के ऊपर आपका वो पॉइंट है। तो आपको बताना है ऐसे कितने पॉइंट्स आप ड्रॉ कर सकते। देखो ओरिजिन से 5 मीटर पे ये पॉइंट भी होगा, ओरिजिन से 5 मीटर पे ये पॉइंट भी होगा जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 5 मीटर होगा, वो यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो वहां से हम बहुत सारे पॉइंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम नहीं बता सकते इनके बारे में। तो इसलिए बच्चे इसका ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐसे क्या है ड्रॉ कर सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट में ओरिजिन से। चेंज करके भी आ सकता है 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। तो आपका क्या आंसर होगा बच्चे 7th का डी। और अब आपको इसको लिखोगे जैसे 7th क्वेश्चन का क्या ऑप्शन आया आपका डी, और आंसर क्या है बच्चे आपका
इनफाइनाइटली, जो उन्होंने आंसर दिया होगा वही सेम ही लिखना है, इनफाइनाइटली मैनी। तो ये हो गया बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7 बी कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, डीई लाइन इज पैरेलल टू ए बी। आपकी जो ये डीई लाइन है ए बी के क्या है, पैरेलल है। और क्या बता रखा है, ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चे उन्होंने स्मॉल ए, डीई की वैल्यू दे रखी है आपको स्मॉल एक्स, बीई की वैल्यू आपको दे रखी है स्मॉल बी, और ई सी की वैल्यू आपको दे रखी है क्या उन्होंने, स्मॉल सी। ये चारों वैल्यूज आपको उन्होंने दे रखी है। आपको उन्होंने बता रखा है कि एक ट्रायंगल के अंदर आपका ए बी लाइन डीई के पैरेलल है और ए बी की वैल्यू आपकी स्मॉल ए, डीई की स्मॉल एक्स, बीई की स्मॉल बी एंड ई सी की स्मॉल सी। तो आपको देन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, आपको x की वैल्यू निकालनी है ए बी और c की फॉर्म के अंदर। अब सबसे पहली बात आ जाती है, ये क्वेश्चन है बच्चे आपका चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है, ट्राइंगल जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले एक बारी इसकी फिगर बना लेती हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। ए बी, जिन्होंने ये चैप्टर अच्छे से किया हुआ है वो बहुत इजीली बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ए है, ये एक्स है, ये बी है और ये आपको क्या दे रखी है, सी रखी है। अब बहुत ध्यान से देखना, उन्होंने बोल रखा है डीई पैरेलल है ए बी की, डीई लाइन आपके क्या है, पैरेलल है ए बी की, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आपकी यूज होती है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पर उस थ्योरम को यूज करने के लिए आपको किन्हीं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स उठा लेते हैं, क्योंकि बच्चे देखो मैं इसलिए सिमिलर प्रूव करके दिखा रही हूँ क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपका 2 to 3 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो आप एक ट्रायंगल क्या ले लोगे, आपका ए बी सी, ये जो आपका लार्जर ट्रायंगल है, और दूसरा छोटे वाला ट्रायंगल बच्चे आपका ट्रायंगल डी ई सी। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ए बी सी में भी और डीई सी में भी एंगल सी आपका कॉमन है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी आपका क्या है, कॉमन है, ठीक है। दूसरा एंगल ए बी सी, यहाँ पे जो एंगल है, प्लस डीई सी यहाँ पर जो एंगल है, ये जो दो एंगल्स हैं बच्चे आपके, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है, रीजन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल ए बी सी और एंगल डीई सी भी आपके इक्वल होंगे, रीजन क्या होगा इसका, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चे अब आपके दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गए ट्रायंगल डीई सी से बाय एंगल सिमिलैरिटी से, ठीक है। अब अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो यूज होती है आपकी बीपीटी थ्योरम, जो क्या कहती है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स की रेशियो होती है, उनकी जो साइड्स की रेशियो होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ऑटोमेटिकली बच्चे सीई अपॉन में सीबी, सीई अपॉन में सीबी इक्वल हो जाएगा बच्चे आपका ईडी अपॉन में एबी, ईडी अपॉन में एबी। ध्यान रखना बच्चे, मैंने पहले यहाँ पे छोटी साइड उठाई है ईसी, फिर बड़ी साइड उठाई है बीसी, तो राइट हैंड साइड भी यही सेम चीज करनी है, आपने पहले छोटी साइड उठानी है और फिर बड़ी साइड को उठाना है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब वैल्यूज डाल दो बच्चे, सीई की वैल्यू कितनी है, स्मॉल सी, सीबी की बी प्लस सी, ईडी की वैल्यू कितनी है, एक्स, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए। आपको वैल्यू कितनी निकालनी है, एक्स की, तो इधर मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन में बी प्लस सी। तो ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू ए सी अपॉन में बी प्लस सी। तो देखते हैं बच्चे कौन सा ऑप्शन है ऐसा, देखो बी ऑप्शन, ए सी अपॉन में बी प्लस सी। तो अब आप इसका आंसर किस तरीके से लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, और जो आंसर क्या है, ए सी अपॉन में बी प्लस सी।
तो आपका 8th क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं आपको हर एक क्वेश्चन पूरा इसलिए करके दिखा रही हूँ बच्चे एमसीक्यू के अंदर, क्योंकि आपको यही क्वेश्चंस 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना बच्चे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9th को, इफ O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल का सेंटर क्या है आपका, ये O पॉइंट, एंड कोड पी क्यू, और जो ये आपकी पी क्यू कोड है, मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद टेंजेंट पी आर। ये पी क्यू आपका टेंजेंट के साथ, ये आपकी कोड है पी क्यू, ये पी आर टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रही है, 50 डिग्री। ठीक है, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर। ठीक है, तो ये जो आपकी कोड है सेंटर के साथ यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगी, 130, 100, 50 और 30 डिग्री। तो ये आपको क्या है, हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे, सबसे पहले मैं इसको फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ अपनी आंसर शीट के ऊपर। ये आंसर शीट, ठीक है, आप तो रफ वर्क पे कर लेना बच्चे। तो ये आपका सेंटर पॉइंट O, ये आपकी कोड है बच्चे आपकी पी क्यू, और ये टेंजेंट है बच्चे आपका पी आर, और ये जो एंगल बना रही है कोड उसके साथ कितना बना रही है बच्चे, 50 डिग्री, और ये एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। ओपी जो होगा हमारा वो ओ क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट से एंड तक आपका क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस आपका रेडियस कहलाता है। तो इधर रेडियस आपका हमेशा एक सर्कल का इक्वल रहता है। तो ओपी आपका किसके इक्वल होगा, ओ क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है बच्चे, ओपी आपका किसके इक्वल होगा, ओ क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो ये एंगल प्लस ये एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कोई रीजन बता सकते हैं इसका? देखो बच्चे ध्यान से, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? आइसोसेलेस प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एंगल ओ पी क्यू इक्वल होगा ओ क्यू पी के। अब ध्यान से बच्चे देखना, एक टेंजेंट जो होता है बच्चे वो हमेशा कितना एंगल बनाता है आपका, 90 डिग्री का। ठीक है, एक टेंजेंट जो होता है वो आपका कितना एंगल बनाता है बच्चे, 90। अब अगर ये टोटल एंगल 90 है और इतना एंगल आपका कितना है, 50 है, तो बचा हुआ एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 माइनस 50 इज 40 डिग्री। तो यहाँ का जो आपका एंगल आया वो कितना आया बच्चे, 40 डिग्री आया। ठीक है ना, समझ आ रहा है, यहाँ का एंगल आपका 40 डिग्री आया, और जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल आपका यहाँ पे है। इट मीन्स ये दोनों एंगल्स आपके किसके इक्वल आ गए, 40 डिग्री के इक्वल आ गए। अब बात आ जाती है, हम इस पूरे ट्रायंगल को उठाते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल OPQ, तीनों साइड्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल, लीनियर सम प्रॉपर्टी से बचे। तो आपका एंगल OPQ प्लस OQP प्लस POQ किसके इक्वल होगा, 180। OPQ कितना है बच्चे आपका, 40 डिग्री। OQP भी कितना है बच्चे आपका, 40 डिग्री। और POQ ये जो आपका सेंटर पे एंगल है, ये वाला जो एंगल है यही हमें क्या है बच्चे, निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू 180, रीजन लिख दोगे, लीनियर सम प्रॉपर्टी, 40 प्लस 40 इज 80 डिग्री प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल POQ इज 180 माइनस 80, दैट इज एंगल POQ इज 100 डिग्री। तो आपका जो एंगल है बच्चे, जो आपका सेंटर का एंगल है वो क्या बन गया बच्चे, आपका 100 डिग्री। तो अपने ऑप्शन के अंदर देखो बच्चे 100 डिग्री कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इसका आंसर लिखोगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज आपका बी, दैट इज 100 डिग्री।
क्लियर है बच्चे यहाँ तक आपको? नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम रीड करते हैं कि हमें क्या दे रखा है। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, पढ़ो ध्यान से। ए क्वाड्रिलेटरल PQRS आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इसका क्या मतलब होता है कि एक सर्कल के, ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटर बच्चे ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके अंदर आपका क्या होता है, सर्कल होता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, अब इसके अंदर आपको PQ की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, SR की RS की वैल्यू दे रखी है 14। तो आपको ये जो आपकी एक साइड रह गई है PS, इसके बारे में यहाँ पर आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या होता है बच्चे, जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल। जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई सर्कल आपका सर्कमस्क्राइब होता है PQRS, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स का सम, इन दोनों साइड्स का सम इक्वल होगा दूसरी अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल, इन दोनों साइड्स के सम के इक्वल। मतलब PQ प्लस SR इक्वल होगा आपके अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा दूसरी दोनों अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल, PS प्लस में QR। अब ध्यान से देखो, आपको PQ की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 12, SR की वैल्यू 14, PS की वैल्यू आपको निकालनी थी, और QR की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 15। 12 प्लस में 14 इज 26 इज इक्वल टू PS प्लस में 15। 26 माइनस 15 इज इक्वल टू PS। 26 माइनस 15 11 इज इक्वल टू PS। तो आपको PS की वैल्यू ही निकालनी थी, वो कितनी आ रही है बच्चे, 11। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चे, आपका डी ऑप्शन, 10th का डी ऑप्शन, 11 सेंटीमीटर। और अब आप इसको लिखोगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन इज डी, दैट इज 11 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट हो गया बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? ठीक है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ध्यान से करना बच्चे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर करना और साथ साथ अपने रिवीजन करते जाना सेम चैप्टर्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, आपको साइन थीटा दे रखा है A/B, तो आपको कोस थीटा की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा आपको उन्होंने दे रखा है A/B, ठीक है, तो आपको कोस थीटा निकालने को बोला होगा। इसके लिए बच्चे सबसे पहली बात है, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके 3 रिलेशन हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस तो आपका साइन और कोस का रिलेशन होता है, जो क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू दे रखी है, कोस की निकालनी है, तो बच्चे कोस की जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको लेफ्ट में रखो, बाकी सब कुछ आप कहाँ ले जाओ, राइट में। तो यहाँ से कोस थीटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर जाकर क्या होगा बच्चे, अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इज कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, A/B, और इसका क्या करना है आपने, स्क्वायर। तो करो बच्चे, 1 माइनस A स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर। नेक्स्ट एलसीएम लिया जाएगा बच्चे, इसका क्या एलसीएम आएगा, B स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, B स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज, ऊपर आपका क्या रह जाएगा, अंडर रूट, और नीचे बचे अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, खाली क्या बच जाएगा, बी। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चे आपका, ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बच्चे आपका क्या है, बी है। तो आपका जो 11th का आप आंसर लिखोगे वो क्या लिखोगे, 11th क्वेश्चन का आपका सी इज करेक्ट, और वो आंसर क्या है बच्चे आपका, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या बच्चे, बी। आई होप आपको 11th क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम, तो आगे बच्चे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सेकेंड A प्लस tan A
इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल्स, ये हमारा किसके इक्वल आएगा? तो पहले हम एक बार के लिए नोट कर लेते हैं इसको। सेकेंड ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये हमारा किसके इक्वल टू में आएगा। तो बच्चे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैक्सिमम टाइम हमें क्या करना होता है, उनको उनकी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के अंदर चेंज कर लेता होता है, साइन और कोस में। तो सेकेंड ए क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए। tan ए किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन में कोस ए। नेक्स्ट 1 माइनस साइन ए। अब आगे हम क्या कर लेंगे, इस ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा आपका, कोस ए का कोस ए, और ऊपर बचे 1 प्लस साइन ए, और साथ ऊपर मल्टीप्लाई में और क्या है 1 माइनस में साइन ए। अब ध्यान से, आपके पास एक फॉर्मूला होता है बच्चे, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी किसके इक्वल में होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ऊपर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। अब बचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, हमारा कोस स्क्वायर ए के इक्वल अपॉन में कोस ए। एक कोस से आपका एक कोस कैंसिल, क्या बच गया आपके पास बचे कोस ए। तो आपका क्या आंसर आ गया बचे इसका, कोस ए। देखो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बचे, डी। तो 12th क्वेश्चन का क्या आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो आप क्या लिखोगे, 12th क्वेश्चन का आपका आंसर आया ऑप्शन डी, और आंसर है क्या बचे आपका, कोस ए। तो 12th क्वेश्चन तक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं बच्चे। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, इफ ए पोल 6 मीटर हाई, आपका एक पोल है, एक खंबा है जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। उस पोल की जो शेडो है, परछाई है, वो ग्राउंड पे पड़ रही है और उसकी लेंथ कितनी है 2√3 मीटर। तो आपको सन का एलिवेशन निकालना है, एलिवेशन मतलब आपको एंगल निकालना है, थीटा की क्या निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखो बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा आपका, आपके पास क्या है बच्चे, एक पोल है, नेम दे दो इसको ए बी, इसकी हाइट कितनी है 6 मीटर। ये ग्राउंड पे बच्चे आपका क्या बना रहे हैं, शेडो बना रही है, कितनी लेंथ की 2√3 मीटर की बच्चे। तो हम क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो आपने क्या बनाना है, सन का एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल आपका कहाँ होता है बच्चे, यहाँ पर। ये आपको थीटा की क्या करनी है, वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बच्चे। ठीक है, थीटा की वैल्यू। अब देखो बच्चे, आप लोगों को पता है जहां एंगल होता है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड्स वाली आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका क्या बेस, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू वाला क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, tan थीटा। तो आपके पास एक ट्रिक होती है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कोस tan। अब आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, और ऐसा कौन सा होता है बच्चे आपका tan। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। tan थीटा आपका किसके इक्वल होता है बच्चे, आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। नेक्स्ट परपेंडिकुलर कितना है आपका यहाँ पर 6 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है आपकी बच्चे 2√3। ठीक है, कट कर दो, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या आ गया 3/√3। यूजली हम लोग डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते, तो हम इसको क्या कर देते हैं, रेशनलाइज, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे डिवाइड। तो ऊपर क्या आ जाएगा 3√3, नीचे क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 3, इस 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो आपको tan थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चे √3 के इक्वल। अब आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, tan की वैल्यू √3 कब होती है बच्चे आपकी tan 60 के ऊपर बच्चे, tan से tan कैंसल, थीटा कितना आ जाएगा बच्चे आपका 60 डिग्री। तो सन का जो एलिवेशन बन हो रहा है बच्चे एंगल कितना है वो आपका 60 डिग्री। देखो 13 का ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है बच्चे आपका करेक्ट। ठीक है, तो आप लिखोगे हमारा 13 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो कि हमारा क्या है बच्चे 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं।
ठीक है। 13 के बाद बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान दो। 14th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि 14th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। If the perimeter and area of a circle are numerically equal, एक सर्कल का पेरीमीटर और उसका एरिया आपस में इक्वल है, तो जो सर्कल का रेडियस है वो कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा 2 लाइन का क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल का पेरीमीटर सर्कल के एरिया के इक्वल है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया आपका, कैंसल आउट। एक आर से आपका एक आर क्या हो गया, कैंसल आउट। तो इधर क्या बच गया आपका 2, उधर क्या बच गया आपका आर। तो आर रेडियस कितना आ गया बच्चे आपका, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 यूनिट्स, क्योंकि इन्होंने कोई वो नहीं दे रखा है इसकी यूनिट सेंटीमीटर और मीटर। तो देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बच्चे आपका 14th का ए पार्ट, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, 14th क्वेश्चन का आपका ए पार्ट करेक्ट है, जो क्या है आपका 2 यूनिट, ठीक है। तो ये आपका 14th क्वेश्चन भी क्या हो गया बच्चे, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या बोल रहे हैं वो, क्वेश्चन नंबर 15 में इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क equal in area to the sum of area of two circular park of diameter 16 and 12 मीटर, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं बच्चे, एक पार्क बनाना है, एक बड़ा पार्क बनाना है जिसका साइज किसके इक्वल होगा, 2 छोटे पार्क के सम के इक्वल, जिसमें से एक पार्क का डायमीटर है 16, दूसरे पार्क का डायमीटर कितना है बच्चे आपका 12, ठीक है। तो आपको नए पार्क का क्या बताना है, रेडियस बताना है। इसके अंदर वो आपको क्या बता रहे हैं कि आपके पास एक ये पार्क है बच्चे, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है 16 मीटर, प्लस एक छोटा पार्क और है बच्चे, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या है 12 मीटर। इन दोनों के एरिया के इक्वल, इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल आपको एक नया बड़ा पार्क बनाना है। जितना इन दोनों का एरिया है उन दोनों को प्लस करके जितना एरिया आएगा उतने एरिया का आपने क्या करना है, एक नया पार्क बनाना है। तो आपने उस नए पार्क का क्या निकालना है, रेडियस बताना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चे। ये आपका जो फर्स्ट ये वाला आपका पार्क है ए और बी, इन दोनों के सम करके जो नया पार्क बनेगा आपका सी। तो फर्स्ट वाले का आप रेडियस मान लो r1, इस वाले का रेडियस मान लो आप r2, और जो बड़े वाला आपका बच्चे बड़े वाला जो आपका बनेगा पार्क उसका रेडियस क्या मान लो आप कैपिटल R। इन दोनों का जो एरिया को प्लस करके वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल। तो फर्स्ट वन वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर, सेकंड वाले का पाई r2 स्क्वायर, वो इक्वल हो जाएगा किसके बच्चे, बड़े वाले के एरिया के इक्वल पाई r स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पाई, फर्स्ट वाले का रेडियस कितना होगा, डायमीटर 16 है तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका हाफ, मतलब 8 का स्क्वायर, प्लस पाई। सेकंड वाले का बच्चे डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चे, पाई, 8 स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट, 64 प्लस 36 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपका रेडियस कितना आ गया, अंडर रूट 100। तो बड़े वाले जो आपका पार्क बनेगा उसका जो रेडियस है वो क्या आएगा, अंडर रूट 100, जो क्या होता है बच्चे आपका 10 मीटर। तो जो बड़ा पार्क बनेगा बच्चे उसका रेडियस कितना आएगा आपका 10 मीटर। तो 10 मीटर देखो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप क्या लिखोगे बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, कितना 10 मीटर, ठीक है बच्चे, हो जाएगा। नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में वो बोल रहे हैं ध्यान से, यहाँ मैक्सिमम बच्चे यही नहीं समझ पाते कि आपका ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। बिल्कुल ध्यान से देखना, लगता नहीं है कि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। देयर इज ए स्क्वायर बोर्ड
ऑफ साइड 2a यूनिट्स। एक स्क्वायर बोर्ड है बच्चे, ठीक है, स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड्स इक्वल होगी और हर एक साइड कितनी है 2a बच्चे, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल, उसके अंदर आपका क्या है, एक रेड सर्कल है। आप नेक्स्ट बच्चे, जयदेव इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द अबव सेड बोर्ड, जयदेव को कहा गया है उस बोर्ड के ऊपर उसने डॉट्स बनानी है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द शेडेड रीजन, वो जो डॉट्स बनाए वो सिर्फ किस पे बनाए, शेडेड रीजन पे। ये आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है बच्चे, ठीक है। इसके बीच में आपका सर्कल है, ठीक है, और ये जो आपका है ये आपका शेडेड रीजन दिया हुआ, E1 सेकंड थर्ड और ये फोर्थ आपको क्या दे रखा है, उसका शेडेड रीजन दे रखा है। और इसकी पूरी जो बच्चे आपकी लेंथ है या साइड है वो कितनी है 2a, ठीक है, या कह सकते हो सर्कल का डायमीटर भी कितना है 2a। तो सर्कल की अगर कोई रेडियस पूछे तो याद रखना वो कितनी होगी बच्चे, आपकी a होगी, ठीक है। अब जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे, वो किसकी निकालनी है बच्चे, पहली बात तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आपको चाहिए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, जो टोटल वैल्यू होगी। अब आपको निकालना है किसका है बच्चे, प्रोबेबिलिटी किसकी, कि वो जो बच्चा है वो सिर्फ इस शेडेड रीजन के ऊपर ही क्या लगाए, डॉट लगाए। तो आपको क्या निकालना है बच्चे, ऊपर क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्योंकि आपने शेडेड रीजन का ही सिर्फ निकालना है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, आपका टोटल एरिया है जो। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, अगर पूरे स्क्वायर में से आप सर्कल माइनस कर दोगे तो अगर पूरे एरिया के स्क्वायर में से सर्कल माइनस कर दोगे तो बाकी आपका क्या बचेगा, शेडेड रीजन बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, आपका एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में टोटल एरिया। टोटल एरिया किसका है बच्चे, स्क्वायर का ही है, क्योंकि पूरी आपका जो फिगर दे रखी है वो दे ही किसकी रखी है, एरिया किसका दे रखा है, स्क्वायर का, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बच्चे आपका, वही फिर से सेम साइड स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चे, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो आपका क्या आया था बच्चे, ध्यान से, आपका साइड स्क्वायर, ठीक है, क्या था आपका साइड स्क्वायर, साइड कितनी है इसकी 2a, तो क्या आ जाएगा बच्चे आपका 2a का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, रेडियस कितना है आपका यहाँ पर a, तो पाई a स्क्वायर अपॉन में दोबारा से क्या था बच्चे आपका साइड स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चे आपका 2a का स्क्वायर। करो सॉल्व, 2 स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर अपॉन में बचे आपका 4a स्क्वायर। नेक्स्ट ऊपर से आपका क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया आपका 4 माइनस में पाई अपॉन में नीचे क्या बचा आपका 4a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, आपका क्या आ गया 4 माइनस पाई अपॉन 4, ये आपका क्या हो गया बच्चे, करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं ऐसा कौन सा आंसर आपको दे रखा है बच्चे, ये देखो आपको बी ऑप्शन दे रखा है 4 माइनस पाई अपॉन में 4, तो आप 16 का आंसर लिख दोगे बच्चे कि हमारा क्या आया है बी, क्या 4 माइनस पाई अपॉन में 4। बहुत ध्यान से करना बच्चे, कहीं ना कहीं ये दो क्वेश्चन दो चैप्टर को मिलाकर दिया हुआ आपका क्वेश्चन है, सरफेस एरिया प्लस में प्रोबेबिलिटी को मिलाकर, तो आपको पता होना चाहिए क्या दिया हुआ है और आपने क्या निकालना है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और आपको कार्ड्स के बारे में अगर नॉलेज है तभी आप ये क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपके पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स, उसमें से वो बोल रहे हैं कि 2 कार्ड्स तो हर्ट के, 2 हर्ट्स और साथ में 4 कार्ड स्पेड के, 4 आपके स्पेड क्या है मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग है।
तो टोटल आपके कितने कार्ड्स मिसिंग है? 6। 52 कार्ड्स तो होते हैं, उसमें से 6 कार्ड्स आपके मिसिंग है, तो आपके पास कार्ड्स कितने बचे? 46, सॉरी, ठीक है। कितने कार्ड्स बचे आपके पास? 46 कार्ड्स आपके पास बचे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वो बोल क्या रहे हैं, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। जो बचे हुए कार्ड्स में से आपने, ये बचे हुए कार्ड्स कितने हैं? 46। इसमें से आपने क्या कार्ड निकालना है? कार्ड निकालना है। और वो कार्ड की प्रोबेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? वो कार्ड कैसा होना चाहिए? ब्लैक कार्ड, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी जो हमने निकालनी है वो किसकी निकालनी है? ब्लैक कार्ड की। अब वो कुछ ब्लैक कार्ड मिसिंग है। पहले तो याद रखो, जो हार्ट्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। और जो स्पेड्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं बच्चे? ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या निकालनी है? ब्लैक कार्ड के रिमेनिंग, जो बचे हुए ब्लैक कार्ड्स हैं, रिमेनिंग ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बाय में जो आपके क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे? कार्ड्स होंगे। रिमेनिंग ब्लैक कार्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि टोटल आपके 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 कार्ड्स तो बच्चे आपके मिसिंग है, स्पेड वाले। 26 में से आपके 4 कार्ड मिसिंग है, तो आपके ब्लैक कार्ड्स कितने बच गए? 22। और किसमें से ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपकी? 46 में से आपने ये निकालनी है। तो बिल्कुल ध्यान से बच्चे इन चीजों को ध्यान से देखना, ठीक है। तो उन्होंने बोला है 2 रेड थे, हर्ट तो रेड होते हैं, इनको तो छोड़ो, ठीक है। और 4 आपके स्पेड थे। स्पेड क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। टोटल ब्लैक कार्ड 26 हैं। 26 में से 4 स्पेड कार्ड तो आपके है ही नहीं, मिसिंग है। तो बचे कितने आपके पास? 22। अपॉन में टोटल कार्ड्स आपके पास कितने बचे? आपके बचे 46। तो आपके पास बचे कितने कार्ड्स हो, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी बचे आपकी? 22 अपॉन में 46। देखो बच्चे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, 22 अपॉन में क्या? 46। तो आप 17th क्वेश्चन का आंसर लिख के आओगे इज बी, 22 अपॉन में 46। आई होप आपको 17th क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब 18th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। अगर बच्चे किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे से प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन को और अच्छे से आपको बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चे। 18th क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी। पहली बात है, उन्होंने पूछा क्या हुआ है आपसे, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज। आपको बच्चे ये एक टेबल दे रखा है, स्टेट का टेबल दे रखा है। इसमें जो मॉडल क्लास आएगी तो आपको पहले मॉडल क्लास निकालनी होगी, उसकी जो अपर लिमिट होगी हमें वो बतानी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आप लोग एक बात बहुत ध्यान से देख लेना बच्चे, कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर वर्ड दिख जाए बिलो, या फिर आपको वर्ड क्या दिख जाए? आफ्टर, मतलब कुछ जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, ये जो नीचे फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, ये नीचे वाली 411, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है आपकी? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। बहुत ध्यान से इस चीज का ध्यान देना बच्चे, नहीं तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको बिलो या आफ्टर दिख जाए, मतलब जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो सिंपल फ्रीक्वेंसी ना होकर आपकी कैसी फ्रीक्वेंसी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है बच्चे? बिलो 140, बिलो 145, बिलो 150, बिलो 155, below 160 and last one is below 165। तो सबसे पहले इनका इंटरवल बनाएंगे, सब में कितने कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो आप लिख लोगे बच्चे यहाँ पे 135 टू 140, 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160 और 160 टू 165। अब आपको जो दी हुई है वो क्या दे रखी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसको लिख लो बच्चे एक बार, क्या क्या दे रखी है? 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की नहीं, सिंपल फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर क्या होगी? नीड होगी।
जब सिंपल फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव निकालते हो तो ऐड करते हो, तो क्यूमुलेटिव से जब फ्रीक्वेंसी सिंपल निकालोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे। तो पहले तो आपकी क्या होगी सेम 4, फिर माइनस करोगे। 11 माइनस 4 इज 7, 29 माइनस 11 इज 18, 40 माइनस 29 इज 11, 46 माइनस 40 इज 6, 51 माइनस 46 इज 5। तो ये आपकी क्या आ गई सिंपल फ्रीक्वेंसी। अब मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास कौन सी होती है जिसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, तो वो ये है बच्चे, जिसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी सबसे क्या है हाईएस्ट, कितनी 18। अब इसकी कौन सी लिमिट बतानी है आपने, अपर लिमिट बतानी है बच्चे, ठीक है, कौन सी लिमिट बतानी, अपर। तो ये है इसका क्लास इंटरवल 145 टू 150, ये होती है इसकी लोअर लिमिट और ये क्या होती है इसकी अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी होगी बच्चे इसकी 150 आपकी क्या हो गई अपर लिमिट होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चे हमारे ऑप्शन के अंदर कहां पर आपको 150 है, ध्यान से देखो डी पार्ट, ठीक है। तो डी क्या है इसका बच्चे करेक्ट आंसर है। तो आप लोग बोलोगे कि क्वेश्चन नंबर 18 का आपका कौन सा पार्ट सही है बच्चे, डी पार्ट सही है, जिसका आंसर कितना है 150। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चे। अब जो आपके दो क्वेश्चन बचे हैं ना बच्चे, ज्यादातर बच्चे इन क्वेश्चन से डरते हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। दो क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू 19 एंड 20, ये दोनों क्वेश्चन आपके असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। देखो बच्चे उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन 19 एंड 20 आपके असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है। इनमें होता क्या है, आपको दो स्टेटमेंट दी जाती हैं, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट, ठीक है। पहली जो होती है ये आपकी गिवन स्टेटमेंट होती है बच्चे, जिसको हम असर्शन बोलते हैं। दूसरा रीजन होता है, मतलब पहली वाली स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन होती है, तो आपको देखना होता है सही है या नहीं। तो चार तरह के इनके अंदर ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट वन इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो आर है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। सेकेंड वन इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही हैं मगर रीजन जो आर है वो करेक्ट नहीं है, जो आर रीजन है वो सही नहीं दे रखा। थर्ड वन इज असर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या है फॉल्स है। एंड फोर्थ वन इज असर्शन आपका क्या है फॉल्स है और रीजन क्या है ट्रू है। बहुत इजी हो जाएंगे ये क्वेश्चन, इजली आप एक बार पढ़कर देखो स्टेटमेंट्स को। देखो स्टेटमेंट ए आपकी असर्शन, क्या बोल रहे हैं ये एक फिगर सी दे रखी है आपको, क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, ये टॉप है बच्चे, फिगर का नेम है टॉप, इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। वो कह रहे हैं इस फिगर का जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा इस फिगर का, वो कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो ये ऊपर वाला आधा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये तो क्या है आपका हेमिस्फेयर और नीचे क्या है बच्चे कोन। तो इस पूरी फिगर को मिलाने के लिए आपको हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। तो इट मींस आपका ए असर्शन तो क्या है बच्चे ट्रू है, ठीक है। तो फोर्थ वाला तो ऑप्शन यहीं पे गलत होगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये फॉल्स है, तो फोर्थ यहीं पर करेक्ट इनकरेक्ट हो गया बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं इसका रीजन, टॉप इज ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर एंड कोन टुगेदर। बिल्कुल ठीक बात कही है उन्होंने, वो क्या कह रहे हैं, ये जो आपका टॉप बनेगा कैसे बनेगा, हेमिस्फेयर को और जब आप कोन को जोड़ोगे, दोनों को क्या करोगे बच्चे ज्वाइन करोगे, तब जाके टॉप बनेगा। बिल्कुल ठीक बात बोली हुई है। इट मीन्स असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है ट्रू है, और रीजन जो है बच्चे उसने बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है किसकी, असर्शन की, कि सबसे पहली बात है बच्चे अगर आपका टॉप बनेगा कोन और हेमिस्फेयर को मिलाकर तभी तो उसका सरफेस एरिया निकालोगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए, 19 का ऑप्शन कितना होगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट एमसीक्यू इज क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है।
क्या कह रहा है बच्चे आपका स्टेटमेंट ए देखो, ये आपको एक एपी दे रखी है, पहले इस एपी के बारे में लिख लो। क्या एपी दे रखी है, -5 0 और 5/2। वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपको गिवन सीरीज है ये एक एपी है, तो एपी है या नहीं, मतलब आपकी असर्शन ट्रू है या नहीं, इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो वो एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 करके करो बच्चे, -5/2 -5, तो क्या आ जाएगा -5/2 +5 बचे, ठीक है। उसके बाद आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, -5 + 10/2 इज 5/2। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे डी की वैल्यू 5/2 आई। अब इसको करते हैं A3 - A2 करके डी निकालते हैं, 0 -5/2, तो माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर भी क्या आ गया 5/2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म भी रहते हैं उसको भी कर लेते हैं, A4 - A3, तो क्या आ जाएगा 5/2 -0, ये भी क्या आ गया 5/2। जब आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है मतलब वो आपका एपी होता है बच्चे, तो इट मीन्स आपका ये जो है असर्शन है वो तो सही है। सेकंड देखते हैं, रीजन क्या दिया हुआ है इसका, The terms of the arithmetic progression cannot have both positive and negative values। वो क्या कह रहे हैं, एक एपी के अंदर इकट्ठे, ठीक है, आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत है, साफ दिख रहा है, क्योंकि देखो साफ देखो इसी के अंदर देखो आपको नेगेटिव वैल्यू भी है और आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी है। इट मीन्स आपका जो रीजन है वो क्या है, गलत है। और अगर आपका रीजन गलत है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी, assertion A is true but reason R is false। रीजन है ही गलत तो एक्सप्लेनेशन तो उसकी कहां से देगा बच्चे, ठीक है। तो यहां तक हो गया बच्चे हमारा टोटल जो 20 MCQs थे वो कंप्लीट, ठीक है बच्चे।